हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। 2025 में जो 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 101 शिफ्ट, टोटल 101 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो आज डे 6 है। आज हम करेंगे 1 तारीख 12वां महीना 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। ओके, तो आज हम 1 तारीख 12 महीना 2025 का जो सेकेंड शिफ्ट है वो करेंगे आज। इससे पहले डे 1 डे 2 में जो मतलब 1 तारीख से पहले जो जो शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था पूरा सॉल्यूशन करा दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो आज हम डे 6 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक त्रिभुज की भुजाएं 75 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। 34 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा की संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है? तो हमें निकालना है शीर्ष लंब की लंबाई। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे भुजा दिया है, ये है 75 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है जो ये 34 सेंटीमीटर है, इस पर जो शीर्ष लंब डला है उसका हमें लेंथ निकालना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोइन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एस निकालेंगे जो कि होता है अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो ये 4 5 5 5 10 का शून्यम हासिल 1 6 7 7 3 10 10 7 17 170 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 2 8 16, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। तो एस आ गया 85। अब हम यहाँ पे हीरोइन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हीरोइन फार्मूला हो जाएगा रूट 25, 25 में से 75, 10 10, फिर 25 में से 34, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5। उसके बाद फिर से इसमें से 25 में से 50 में से घटाएंगे 61, तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 85 में से, ये तो 85 शुरू में रहेगा, उसके बाद 75 10, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं? 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, तो ये 17 और ये 17, 17 यहाँ पे 17 दिया 51, तो ये 17 17 निकल जाएगा बाहर। उसके बाद ये 5 दूनी, तो ये 5 5 भी बाहर निकल गया। अब क्या बचा? ये 8 दिया 24, तो ये 3 और 3 बाहर निकल गया। उसके बाद ये 8 दूनी 16, तो 16 बाहर निकलेगा तो 4, तो ये आ चुका है। वर्गमूल से बाहर निकाल दिया तो ये आया। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 17 पंचे 85, एक काम करें 17 तिया 51, 51 चौक 4 कम 4, 4 पंचे 20, इसका करेंगे 5 से तो ये आएगा 5 चौक 20, सॉरी हाँ चलिए कोई बात नहीं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो ये आ चुका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जानते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 बेस मतलब आधार, और जिस पे हाइट डला है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1020 बराबर 1/2 बेस क्या है? क्वेश्चन में बोला है 34 लंबाई भुजा के संगत हमें निकालना है लेंथ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 34 और हाइट तो हमें निकालना है। तो ये 2 एकम 2 17 और 17 से इसको भाग देंगे तो 17 पंजे 17 छक्के 102, तो 6 और ये 0 आ चुका है, तो 60 आ चुका है हाइट। तो हाइट आ चुका है 60। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 1। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5600 के कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा 2100 था। पुष्पराज का निवेश कितना था? तो ये है साझेदारी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, पुष्पराज को फिर से दर्शा दीजिए सबसे पहले, उसके बाद हिमानी को एच से। यहाँ पे हम राशि लिखेंगे जितना इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे तो टोटल दिया है, टोटल यहाँ पे 17,800। उसके बाद वर्ष के अंत में लाभ दिया है। तो वर्ष के अंत में तो यहाँ समझ में आ रहा है समय, यहाँ पे 12 महीना लिखेंगे। ओके, उसके बाद प्रॉफिट नीचे लिखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है वर्ष के अंत में 5,600 के कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा इतना था। पुष्पराज का कितना है? 2,100, और 5600 में से 21,000 को घटाएंगे तो ये आएगा 0 0 6 में से गया 5 5 में 2 गया 3, तो 3500 हिमानी का प्रॉफिट आ चुका है। और हमें निकालना है पुष्पराज का निवेश। तो देखो दोस्तों, जब भी निवेश निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पुष्पराज का निवेश निकालना है तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट। पुष्पराज को कितना प्रॉफिट हुआ? ये हुआ 2100 का, और नीचे लिखेंगे
टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 5,600। उसके बाद यहाँ पे हम गुणा करेंगे, जब प्रॉफिट निकालना है तब कुल टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कितना निवेश किया है कुल, तो 17,800 से गुणा कर देंगे, तो यही पुष्पराज का आ जाएगा। अगर हिमानी का बोलता तो यहाँ पे हिमानी का प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए काट लेते हैं, 0 से 2 0। उसके बाद ये कटेगा, ये किससे कट सकता है, क्या इससे कटेगा, 17,800 ही है ना, हाँ जी ठीक है। तो क्या ये 3 गुना इसका, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 पंचे 15, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 पंचे 15 116। तो ये 3 गुना भी नहीं है, तो फिर ये किससे कटेगा। फिर एक काम करते हैं, हम छोटा छोटा काटने की कोशिश करते हैं। तो 7 या 21, 7 अट्ठे 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6,675 आ चुका है पुष्पराज का निवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यदि a-1 का क्यूब प्लस a-4 का क्यूब प्लस a-7 का क्यूब बराबर 3a-1 a-4 a-7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है a-1 का क्यूब प्लस a-4 का क्यूब प्लस a-7 का क्यूब बराबर 3 a-1 a-4 a-7 ये दिया है, हमें निकालना है a का मान क्या होगा। तो ऑप्शन से हम रख के देखते हैं, है ना, सबसे आसान तरीका। a बराबर 4 रख लेंगे तो यहाँ पे जो आएगा ये बराबर a बराबर 4 रखेंगे, दोनों अगर बराबर आ गया तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 रखने पर दोनों जगह बराबर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे रख कर, -4 रखेंगे, अगर इससे भी दोनों बराबर नहीं आया तो ऐसे ही तीसरा चेक करेंगे। इसी तरीके से ऑप्शन से चेक करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 में से 1 गया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ओके। 4 रखे तो 4 में से 1 गया 3, 3 का क्यूब। वैसे यहाँ पे a बराबर 4 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ओके, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस a बराबर 4 रखे तो 4 में से 7 जाएगा, 4 में से 7 जाएगा -3, -3 ये हो जाएगा -3 का क्यूब, ये 27, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे। चलिए यहाँ भी एक बार रख के देखते हैं, 4 ओ a-1 4 यहाँ रखेंगे, बट 4 यहाँ रखेंगे तो सीधा 0 यहाँ भी आ गया, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो ऑप्शन 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे रखे तो इस साइड वाला 0 आया, अब जब 4 यहाँ पे रखे तो ये भी 0 आ रहा है, तो दोनों बराबर है। अगर यहाँ पे कुछ और आता, यहाँ पे भी कुछ और आता तो दूसरा चर रख कर चेक करते, तो बट शुरू में ही 0 आ चुका है दोनों जगह। कहने का मतलब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब 0 ये नहीं बता रहा है कि ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये इसलिए होगा क्योंकि यह जो आ रहा है यहाँ भी वही आ रहा है। अगर यहाँ पे 7 आता, अगर यहाँ भी 7 आता तो भी आंसर यही होता, तो दोनों जगह 4 आया, सॉरी 0 आया, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 73 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड ज्ञात कीजिए। तो ये एक ट्रेन है, ओके, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है खंभे को पार कर रही है। ये है, मान लेते खंभा, ये कितने सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पे चलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग का। टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है, ये हो जाएगा 73 सेकंड और बराबर में स्पीड नहीं, लेंथ ऑफ ट्रेन 1533 बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा, तो ये कितना से कट सकता है, क्या ये 1533/73, तो ये क्या से कटेगा, क्या ये कटेगा 21 से, 7 दूनी 14, 21 से कट सकता लग रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट में किसी ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे 3 आए, तो 1 का ही गुणा करेंगे तभी 3 आएगा, बट 11 से करेंगे तो ये तो सिर्फ 800 के आसपास आएगा। 21 से करेंगे तो चलिए करके देखते हैं, 23 73 गुणा 21, 3 7 गुणा 2 3 6, 2 7 14, तो 3 6 6 13 3 हासिल 1 4 1 5, तो 1533। हाँ दोस्तों, ये 21 बार में कटेगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ चुका है 21 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है तो ये ट्रेन जो है 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन और दोनों मतलब प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन को जोड़ देंगे तो 1533 को जोड़ेंगे 420 तो ये आएगा 3, 3 2 5, 5 4 9 और 1 1953। और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि निकाले हम क्या निकाले थे ये 21 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं इसको काटेंगे तो चलिए 907 से काट के देखते हैं। 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 5 बचा क्या 7 सती सती 49, 6 7 नियम 63। तो अब इसको काटेंगे 3 से तो अब आ जाएगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग मतलब प्लेटफॉर्म को इतना समय में पार करेगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 ओहो ये 269 है सॉरी 279 ये 279। तो 3 से इसको काटेंगे 3 नियम 27 और ये 3 तिया 9 तो 93 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये दिया है साइन 80 अपॉन कॉस 10 बराबर नहीं माइनस 57 डिग्री सेक 33 डिग्री प्लस 2। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम देखिए साइन 80 इसको हम बदल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉस सॉरी इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10 नीचे वैसे ही रहने देंगे कॉस 10 है ना। 90 में से 10 जाएगा 80 यही आ जाएगा वापस। इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 57 तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं साइन हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक और नहीं इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉस और कॉस को हम लिख सकते हैं जैसे साइन 57 डिग्री ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 33 डिग्री। उसके बाद ये प्लस 2 ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 10 ये हो जाएगा 90 माइनस 10 मतलब साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप जानते होंगे इस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है ये पहला कोऑर्डिनेट दूसरा तीसरा चौथा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पूरा पॉजिटिव होता है और साइन मतलब 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन चेंज हो जाता है कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 10 और नीचे कॉस 10। वैसे ही इसको हम बदलेंगे तो ये लिख लेंगे इसको साइन ये सॉरी माइनस रहेगा साइन 90 माइनस 90 माइनस ये हो जाएगा 33। ओके 7 में से 3 गया 7 में से नहीं 0 7 10 में से 3 गया 7 6 में से 3 गया सॉरी 8 में से 3 गया 5 तो ये आ चुका है। इसको हम मिटा लेते हैं तो और नीचे आ जाएगा कॉस 33 प्लस 2 तो ये तो कट जाएगा 1 आएगा माइनस ये भी साइन 90 माइनस 33 ये हो जाएगा कॉस 33 तो ये हो जाएगा नीचे कॉस 33 प्लस 2 तो ये हो जाएगा ये भी 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 0 है ना। ये 1 माइनस 1 0 और ये प्लस 2 बचा तो ये आ चुका है 2 तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिन में कर सकता है और चमन उसी काम का 1/7 भाग 19 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे दशमलव के एक अंक स्थान तक पूर्णांकित। तो ये है समय और कार्य का क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया है अमन 1/6 भाग मतलब 1/6 काम करता है 13 दिन में। तो हम यहाँ पे जैसे 1/6 है तो ये 1/6 काम हमें इसका टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे रहने देंगे 6 को उधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 पंचे 13 6 78। तो जो काम है वो 78 दिन में करेगा अमन। उसी तरीके से चमन का निकालेंगे चमन का तो ये करता है 1/7 19 दिन में। तो एक काम हो जाएगा इसका 19 सत्ते 100 7 नियम 63 का 3 हासिल 6 7 एकम 7 133। तो अमन कोई काम 78 दिन में करता है चमन 133 दिन में करता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे हम टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम ही टोटल वर्क होता है तो इसका टोटल वर्क आ जाएगा। एक काम करते हैं 78 गुना
131 कर लेंगे तो यही हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये आ चुका है टोटल वर्क। अब यहाँ पे हम अमन का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 78 से इसको भाग देंगे तो 78 तो कट जाएगा, तो 133 आ जाएगा। तो ये अमन का एफिशिएंसी आ चुका है। उसी तरीके से चमन का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 133 से इसको भाग देंगे तो ये 78 आ जाएगा। तो चमन का एफिशिएंसी आ जाएगा 78। तो अब हम निकालेंगे जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो 78 गुणा 133, इसको हम भाग करेंगे, ये दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, तो 8 3 11 का 1 हासिल 1, 7 3 10 से 11 का 1 हासिल 1, और ये 1 1 2, तो 211। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो इसको गुणा करने का तरीका आप सिंपल गुणा कर सकते हो या फिर इसमें क्या ट्रिक अपना सकते हो। तो चलिए हम इसको सिंपल तरीके से गुणा करते हैं। 78 का गुणा करेंगे 133, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 या 24, 25 26 का 6 हासिल 2, 8 या 8, ये हो जाएगा। 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21, 22 23 का 3 हासिल 2, 7 एकम 7, 8 9, तो ये 4 6 1 7, 3 9 1 10, तो ये आ चुका है 10,374। एक काम करता हूँ, फिर से एक बार मैं गुणा करके चेक कर लेता हूँ। तो 133 का गुणा किया मैं 133 का 78 से, तो ये आ चुका है 10,374। तो अब हम इसको भाग करेंगे 211 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 103, ये तो एक बार में नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,074। तो चलिए हम यहाँ पे गुणा अच्छे से भाग ही कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है हमारे लिए। तो 10374, तो ये कितना बार में जाएगा, अगर 4 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा, 11 5 55, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 से जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 7 में से 4 गया। ये दोस्तों लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। 7 में से 4 गया 3, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे 9, और ओहो लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, सॉरी दोस्तों, ये लाइट के चक्कर में। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाँ ये सही है। 7 में से 4 गया 3, 13 में से 4 गया 9, तो हासिल चले गया, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद ये हासिल 4। अब हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 4 वाला आंसर होगा, 5 वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम अगला किससे गुणा करें, 6 से करें या 9 से। अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1200 के आसपास आ रहा है, बट ये तो 1900 के आसपास है। तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 1800, हाँ 9 से आ सकता है। तो चलिए एक बार कर ही लेते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, उसी के 9 के आसपास ही जा रहा है। तो 49 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 46 वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये देख सकते हैं 4 9 आ रहा है, तो 4 में यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बड़ा ठोस गोला है और उसको पिघलाकर छोटा गोला बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी इस तरीके से हो, पिघला कर दिया हुआ है ना, इस तरीके से बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बड़ा जो गोला है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़ा गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर, कितना हो जाएगा 10.5 का क्यूब, ये हो जाएगा बड़ा गोला। और छोटा गोला कितना हो जाएगा, छोटा गोला का भी हो जाएगा वॉल्यूम 4/5 पाई आर क्यूब, आर कितना है, मतलब रेडियस है 3.5, इसका क्यूब। अब ये बड़ा गोला का है, ये छोटा गोला का है, लेकिन कितना गोला बनेगा ये हमें पता नहीं, तो यहाँ पे एन गोला बन सकता है। अब हम इसको काट लेंगे तो यहाँ पे एन का वैल्यू आ जाएगा, तो ये 4/3 से ये 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, उसके बाद ये 10.5, नीचे दशमलव यहाँ पे देख सकते हैं, दशमलव आप इग्नोर कर दो, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट है, मतलब एक डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद ही दशमलव है और पूरा क्यूब हो रहा है ना, इसलिए हटा सकते हो दशमलव। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 105 का क्यूब बराबर n 35 का क्यूब। अब आप देख सकते हो ये हो जाएगा, इसको जब आप n बराबर इस तरीके से लिख सकते हो 105 का क्यूब बटे 35 का क्यूब, है ना, क्यूब दोनों में एक साथ है तो ऐसा लिख सकते हो, और ये कट जाएगा 35 दिया, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो n बराबर आ चुका है 27, मतलब जो छोटा गोला है टोटल 27 गोला बनेगा। जब हम बड़ा जो गोला पिघला कर बनाएंगे तो 27 गोला बनेगा जिसका रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है सभी छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले का क्या हो जाएगा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे कितना है
एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 3.5 और ये हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे ये छोटा वाला है, अब छोटा वाला कितना ठो था, 27 ठो था, हम अभी निकाले तो 27 से यहाँ गुणा करेंगे। उसके बाद बराबर अनुपात निकालना है, मतलब ये हो जाएगा मूल गोले, मूल गोला मतलब जो बड़ा गोला था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका रेडियस था मतलब बड़े वाले का 10.5, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से हम काट सकते हैं, 4 से 4, पाई से पाई, और स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक ही जैसा है, मतलब एक ही जैसा का मतलब इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर, और एक डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, या फिर आप 2 बार लिख लो 35 ये ठीक है। उसके बाद ये बराबर 10.5, इसको आप लिख सकते हो 105 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख सकते हो 105 105। इसके बाद ये कट जाएगा 35 से कम 35 दिया, फिर ऐसे 35 से कम 35 दिया, तो यहाँ से ये 27 बराबर आ चुका है 3 तिया 9, तो यहाँ से ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो ये 3 बराबर 1 आ चुका है। अब ये 3 बराबर 1 क्या है, ये छोटे गोले का था, ये बड़े गोले का था, तो हमें अनुपात निकालना था, तो अनुपात आ जाएगा 3:1। ओके, 3:1 आ चुका है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। तो ये है शायद क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी भूल ही चुका हूँ कि कितना है ये क्वेश्चन नंबर, बट आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे नंबरिंग लिखा होगा। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है 1014 रुपये प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सरों के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका वो निकालेंगे, मतलब टोटल कितना वो रहेगा, क्या रहेगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे एक का यहाँ पे दिया है 1014 रुपया और टोटल कितना है 250, तो 250 मिक्सर है तो इसको गुणा कर देंगे, तो ये गुणा करके जितना आएगा वही हमारा क्रय मूल्य होगा। तो इसका गुणा करते हैं, तो ये 0 पहले आ चुका है, 25 चौक 100 हासिल बचा 10, 25 एकम 25 और 10, 35 का 5 हासिल 3, और अरे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया फिर से, 25 चौक 100 हासिल 2, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 और 10, 35 का 3 हासिल 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा ना, हाँ 3 आएगा, फिर 25 एकम 25, तो ये आ चुका है क्रय मूल्य। तो ये आ चुका है क्रय मूल्य। अब हम क्वेश्चन में बोला है छूट कितना है, इतना, उसके बाद भुगतान कितना होगा, तो टोटल तो इतना है, इसको हम करेंगे इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से। देखिए, हम यहाँ पे सीरीज मेथड यूज़ करेंगे, तो 30% की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना में, 70% में बेचेगा, तो 70/100। उसके बाद फिर से 15% की छूट, तो 85 में बेचेगा। फिर आगे बोला है फिर से 20% की छूट देगा, तो 20% की छूट, तो ये हो जाएगा 80 में बेचेगा। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे ये मेथड अपनाएंगे। तो ये काट लेंगे, 10 से ये 10, 10 से ये 10, 10 से ये 10, 10 से ये 10। अब फिर से हम इसको काट सकते हैं, कितने से कटेगा, तो इसको काट लेंगे 5 से, तो ये जाएगा 17 बार में, ये जाएगा 7 5 दूनी, ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5, 3 5 7, ठीक है, 5 दूनी 0, ठीक है, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 0 5 सत्ते 35, तो 507 गुना आ चुका है 17 दूनी 34। ओके, और ये भी है अभी 7, इसको भी आप भूलना मत। तो ये आ चुका है, यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, तो ये आएगा 37 और 9 चौक 36, जिसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा है दोनों में से। तो एक काम करते हैं, आप इसका गुणा कर लीजिए इसमें, 37 सती पैना 35, अब हम इसका गुणा करेंगे 34। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 डिजिट तक गुणा करिए। तो 4 नियम 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 का 9, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं आपको। फिर से ये 3 का 3 नियम 27 का 7 हासिल 2, ठीक है, आगे अब करने की जरूरत नहीं है, तो 2 डिजिट आ चुका है। ये 6 9 7 16 का 6, जिसका 2 डिजिट 6 आ रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 दिख रहा है, जिसका फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, मतलब यूनिट डिजिट और सेकंड डिजिट 6 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 2:6 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना था?
तो यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो लाल दिया है और हरा कितना है, लाल के नीचे 14 लिखेंगे और हरे के नीचे 8 लिखेंगे। उसके बाद जबकि गुलाबी और लाल का दिया है, गुलाबी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पास पास लिखेंगे, ठीक है। या आप यहाँ पे लिखोगे तो भी ठीक है, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आपको टफ हो जाएगा, इसीलिए लाल के बाजू में गुलाबी लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लाल और गुलाबी। तो गुलाबी और लाल कितना है, 2:6। तो गुलाबी के नीचे हम लिखेंगे 2 और लाल के नीचे 6। अब यहाँ पे आप मत लिखिए, एक लाइन छोड़ के, ठीक है। तो लाल के नीचे आ जाएगा 6 और गुलाबी के नीचे आ जाएगा 2। तो ये हम लिख चुके हैं। अब देखिए लाल गुलाबी हरा का हम, अब ये जो खाली जगह है इसको हम आगे बढ़ा के लिखेंगे, ये 14 हो जाएगा और इसकी जगह जो जो आएगा ये 6 आएगा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो बोला है उस पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हरे और गुलाबी। तो हरा कितना है, ये हरा 8 6 48 और गुलाबी ये हो जाएगा 14 दूनी 28। तो हमें इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए जिससे कट रहा है काट देते हैं। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 14 से तो नहीं कटेगा, 7 चौक 28, नहीं 6 क्या से कट सकता है। तो चलिए 4 से काट के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 30, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। तो 12:7 आ गया। तो हरा और गुलाबी का अनुपात आ चुका है 12:7, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक शिक्षक 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्रक, 6 उत्तर पत्रक और एक पुस्तिका है, जिसमें 27-3/6 + 4 ब्रैकेट में है ये अतिरिक्त पृष्ठ है। शिक्षक सभी 15 फोल्डर के लिए कितने पृष्ठ और सीटें तैयार करता है। तो चलिए इसका आंसर हम करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसका आंसर हो सकता है जल्दी आ जाए। तो क्वेश्चन में बोला है 15 एक समान परीक्षा फोल्डर, 15 एक समान फोल्डर है और कह रहा है इसमें प्रत्येक फोल्डर में, है ना, प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्रक, 6 उत्तर उत्तर पत्रक और एक पुस्तिका है, जिसमें 27-3/6 + 4 अतिरिक्त पृष्ठ है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 27 में से 3 गया, 24 बचेगा। 24 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 4 + 4 ये आ जाएगा 8। तो ये आ चुका है 8 अतिरिक्त पृष्ठ। तो यहाँ पे 8 प्रश्न पत्रक हो गया, 6 उत्तर पत्रक हो गया और 8 अतिरिक्त पृष्ठ हो गया। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो प्रत्येक फोल्डर की बात हो रही है, तो ये 8 8 16, 16 6 22। तो प्रत्येक फोल्डर में 22 पृष्ठ आ जाएगा। ओके। और क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 15 फोल्डर। तो टोटल 15 से हम इसको गुणा कर देंगे तो टोटल 15 का आ जाएगा। क्वेश्चन में भी बोला है 15 फोल्डर के लिए कितना पृष्ठ, तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 का शून्य हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3, 30 और 3 33। तो 330 आ चुका है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि 4000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2800 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे हमें छूट निकालना है। तो अंकित रुपया यहाँ पे दिया है, अंकित दिया है, कितना है अंकित, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य ये है 4000 और बेचा है मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 280। हमें छूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए रेशियो ले लेते हैं 0 से 0। तो ये 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 100 और ये 7। तो अंकित मूल्य इतना था, बेचा है इतना, इतना में बेचा है 7 रुपये में। तो छूट कितना है, तो 100 में से 7 घटा लेंगे तो ये 93 का छूट हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, छूट प्रतिशत। तो जब भी छूट प्रतिशत निकालना है तो ऊपर में छूट लिखेंगे और नीचे में अंकित मूल्य लिखेंगे। तो अंकित मूल्य कितना है 100 और हम 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंट में निकालना है हमें। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 93%। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का सबसे शानदार तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, कोई बेसिक तरीका नहीं, सिंपल एक लाइन में आंसर। तो ये देखिए, जब भी शिक्षक शामिल हो रहा है ग्रुप में तो हम शिक्षक का उम्र ऐसे निकाल सकते हैं, शिक्षक
का उम्र ये है। शुरू में औसत कितना था? शुरू में औसत था 13। उसके बाद शिक्षक आ रहा है, तो औसत बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में शुरू में 13 वर्ष था, शिक्षक शामिल हुआ तो 14 वर्ष हो गया, तो बढ़ गया, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया, तो यहाँ पे +1 कर देंगे। ठीक है, +1 क्यों किए? क्योंकि औसत 1 वर्ष से बढ़ जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में टोटल कितना विद्यार्थी थे? शुरू में 35 विद्यार्थी थे, शिक्षक भी शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? 35 और 1 36, तो यहाँ पे 36 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये शिक्षक का उम्र आ जाएगा 13 + 36, तो ये 6 3 9, 3 1 4, तो 49 उम्र आ चुका है शिक्षक का। तो ऑप्शन 4th हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पुत्री है। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है। पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा। पुत्र की आयु माता की आयु की आधा है। पुत्री की आयु कितनी है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप इसको अगर बेसिक से करने जाओगे तो हो सकता है आपसे ये बने भी ना, और बन भी जाए तो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट लग सकता है। बट यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करना। यहाँ पे सबसे पहले आप मान लो। क्या मानो? तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे हमें एक्स मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं पुत्र की आयु एक्स है। पुत्र की आयु एक्स है। उसके बाद पुत्र के बारे में कुछ कहीं रिलेशन दिया है क्या? तो पुत्र सबसे छोटा है, ठीक है, और बोला है पुत्र की आयु माता की आयु की आधी। मतलब ये जो पुत्र है, पुत्र की आयु माता की आयु का आधा, माता की आयु का आधा। तो यहाँ पे माता कितनी हो जाएगी? माता 2x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है और पिता सबसे बड़े हैं। ठीक है, पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे पुत्री और पुत्र में कितना अंतर है? 3। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, आप देख सकते हैं शुरू में पुत्र और पुत्री का आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो पुत्री और माइनस पुत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। पुत्र तो हमने x माना, तो यहाँ पे पुत्री कैसे आ जाएगा? पुत्री को हम लिख सकते हैं, ये x आ गया तो पुत्री 3 + x हो जाएगा, ये उस साइड चले जाएगा x, तो ये आ जाएगा 3 + x। उसके बाद और कुछ दिया है क्या? और पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर। उसके बाद पिता का भी बारे में बताया है। पिता के बारे में बताया है, पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर, मतलब जो पिता और माता का अंतर है वो भी 3 वर्ष का है। तो पिता और माता का जो अंतर है ये 3 है, और यहाँ पे माता कितने हैं? ये है 2x, तो पिता हो जाएंगे ये 2x बराबर 3, तो 3 + 2x हो जाएगा। तो 3 + 2x माइनस उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पुत्र भी है आ चुका है, माता का भी हो गया, पितृ और पिता, तो तीनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवार की कुल आयु 144 वर्ष। तो सभी को जोड़ लेंगे तो x + 2x + 3 + x + 3 + 2x, ये टोटल है 144। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x 3 4 5 6 7 7x और 3 3 6, उसके बाद ये आ जाएगा 144, तो 6 उधर चले जाएगा, तो 7x बराबर आ जाएगा 144 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 138। उसके बाद हम इसको भाग कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। अरे ये तो 7 से नहीं जा रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 2 3 4 5 6, 6 आएगा यहाँ, 7 नहीं आएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, 2 3 4 5 6, 6x आएगा, और यहाँ पे 6 3 3 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा। तो ये 6 से अब जाएगा क्या? 6 से चले जाएगा, 6 दूनी 12, एक बचेगा, 6 तिया 18, तो x आ चुका है 23। और x क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, x था पुत्र, और हमें क्या निकालना था? पुत्री की आयु। तो पुत्री की कितना है? 3 + x, तो पुत्री आ जाएगी 3 + x कितना था? 23, तो ये आ जाएगा 3 3 6 और 2, तो 26 उम्र आ चुकी है पुत्री की। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 7,700 रुपये वह राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या है। 7,700 राशि मूलधन है,
तो 7,700 ये मूलधन है, तो नीचे हम लिखेंगे 100। मूलधन जब भी दिया हो तो नीचे 100 लिखेंगे। उसके बाद निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, किधर से मतलब ब्याज लग रहा है, और 1 साल का 10%, तो 2 साल का हम निकालेंगे 10 का गुना 2 तो यह आ जाएगा 20, और 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे एक इधर आएगा तो 21% आ जाएगा। ओके, तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा 21%, और हमें निकालना है मिश्र धन, तो 121 यहाँ पे गुणा करेंगे। तो इसको हम अब काट लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 77 गुना 121, तो यहाँ से अब हम यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, तो 7 एकम 7, तो ऑप्शन 2 दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। फिर भी चलो मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 गुना 11, है ना, 77 गुना 11 गुना 11 आ जाएगा। तो 77 का गुणा करने का तो ट्रिक है 11 से, तो 7 7 7 14 का 4 हासिल 1 7 और 1 8। वैसे फिर से 11 से गुणा करने का ट्रिक 7 7 4 11 का 1 हासिल 1 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 9 3 1 9 3 1 7 9,317। तो ऑप्शन 2 आ गया। यूनिट डिजिट से भी मैं बताया था, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 146 और 196 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 146 और 196 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 146 और 196 के बीच। तो हम तो देखो, इसको अगर आपको याद है तो आप जल्दी से कर सकते हो, बट अगर याद नहीं है आपको तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो सिंपल तरीका आप निकाल लो, 146 से लेके 196 के बीच जो जो अभाज्य संख्या हो सकता है आप लिख लो। तो 146 तो नहीं होगा, 147 हो सकता है क्या? तो 7 4 11 11 नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सम होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 147 नहीं होगा, 158 तो होगा ही नहीं, जिसका यूनिट डिजिट सम है वो तो कभी होगा ही नहीं। तो मतलब 147 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 4 11 12 ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं होगा। 148 नहीं होगा, 149 हो सकता है क्या? 9 4 13 1 14 शायद हो सकता है। 150 नहीं होगा, 151 5 6 7 151 हो सकता है क्या? 151 152 153 5 3 8 1 9 ये भी नहीं होगा। 153 155 तो होगा ही नहीं, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो भी नहीं होता है। 156 157 157 158 159 भी नहीं होगा। 161 हो सकता है क्या? 7 दूनी 14 2 बचा, ये नहीं होगा, 7 से जा रहा है ये। 161 162 163 6 3 9 163 164 165 166 हो सकता है। नहीं 166 कैसे हो जाएगा? 6 7 7 हो सकता है। 169 ये तो 13 से जाता है, ये नहीं होगा। 171 7 8 9 नहीं होगा। 172 173 7 3 10 11 हो सकता है। 173 174 175 176 77 7 7 14 1 15 ये भी नहीं होगा। 78 ये हो सकता है क्या? 10 7 17 हो सकता है। 181 8 9 10 हो सकता है। 182 83 ये नहीं होगा। 883 183 नहीं होगा। 84 85 86 87 88 89 189 ये नहीं होगा, ये तो स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? नहीं ये हो सकता है। 8 9 नहीं ये नहीं होगा ना, 9 से जा रही है। 9 1 9 2 18 9 से जा रहा है। 191 9 10 11 ये हो सकता है। 192 93 हो सकता है क्या? 9 9 10 3 13 हो सकता है। 995 96 95 नहीं होगा। 94 नहीं होगा। 95 नहीं होगा। 96 नहीं होगा। तो ये हो सकता है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 149 किससे जाता है? 151 किसी से जाता है क्या? ओके 6 3 9। दोस्तों आप भी बता सकते हो कौन सा डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में यहाँ जल्दी से आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन में देखो सब पास पास है। अगर आप 11 में टिक कर दोगे, पता चल रहा है कोई एक संख्या इसमें से जो डिविजिबल हो रहा है किसी से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करो? तो ये है, किसके पास में स्क्वायर है? 12, तो 12 से चेक कर सकते हैं हम। तो 12 से नहीं, 12 से नहीं करेंगे, 13 से करके देखते हैं। 13 एकम 13 ये नहीं जाएगा। 13 एकम 13 2 ये भी नहीं जाएगा। 13 एकम 13 नहीं जाएगा। 13 एकम 13 3 ये भी नहीं जाएगा। 13 एकम 13 3 नहीं जाएगा। 13 एकम 13 नहीं जाएगा। 13 एकम 13 13 एकम 13 4 नहीं जाएगा। 13 एकम 13
13 13 13 चौक 52 नहीं जाएगा, 13 13 नहीं जाएगा ये भी। तो 13 13 13 13 13 नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 13 14 से करके देखे क्या, 14 से नहीं जाएगा, 14 15 16 15 से भी नहीं जाएगी, चेक करेंगे 17 से कर सकते हैं, चलिए 17 से करके देखते हैं। 17 से 17 एकम 17 17 दूनी नहीं 17 17 एकम 17 17 एकम 17 एक बचा 17 एकम 17। अरे ये जा रहा है 17 से, देखो देखो दोस्तों, चेक करने का फ़ायदा हुआ ना, ये 17 से जा रहा है। एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। 17 से भाग करेंगे इसको तो 17 एकम 17 एक बचेगा, फिर ये 7 17 एकम 17 तो ये नहीं होगा। ओके, तो 11 हम काउंट किए थे, अब 10 हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आया। क्या और भी जा रहा है क्या? 17 से ये जाएगा क्या? 17 नहीं जाएगा, 17 तो नहीं जाएगा। 19 से चेक करेंगे क्या? 19 से नहीं करेंगे चेक, क्योंकि क्योंकि हमें उस स्क्वायर का चेक करना है जिसके ये आसपास है। ठीक है, तो 10 काउंट किए जो है अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी बताना आपका क्या आ रहा है, क्या 11 आ रहा है क्या, या फिर 13 आ रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। यदि आंकड़े 8 7 8 7 9 10 2 8 9 7 5 10 11 सॉरी एक्स का बहुलक 7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुलक दे दिया है, बहुलक कितना है? बहुलक 7 दे दिया है क्वेश्चन में, और हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। तो बहुलक अगर 7 है तो सबसे ज़्यादा बार भी 7 ही आएगा। तो 7 यहाँ पे कितनी बार आया है? 1 2 3। ओके, ये भी 7 है तो 3 बार 7 आ चुका है। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, ये भी 8 3 बार आ रहा है। तो बहुलक 7 बार ही ज़्यादा, मतलब 7 ज़्यादा बार आना चाहिए। तो ये एक्स यहाँ पे 7 ही होगा, तभी तो 7 4 बार होगा। और बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही आता है बहुलक, तो 7 ही बहुलक होगा। क्यों होगा? मतलब यहाँ पे एक 7 होगा, क्यों? क्योंकि 7 ज़्यादा बार आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो ये समय और कार्य का सबसे शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए बी सी, ए कितने दिन में करता है? 3 दिन में, बी 2 दिन में, सी 6 दिन में करता है। अब देखिए, जब भी इस तरीके से हो आप इसका एलसीएम ले लें, और जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा सॉरी, तो इसका एलसीएम होगा 6। क्यों? सबसे बड़ी संख्या से भाग जो भी 3 हो जाएगा वही एलसीएम होगा, तो ये 6 ही एलसीएम होगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क आ चुका है 6। अब हम 6 से भाग देंगे, 6 को भाग देंगे इससे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 से भाग देंगे तो बी का आएगा, 2 तिया 6, 6 से भाग देंगे तो एक सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम, तो ये 6 का 3 गुना काम, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो इसका एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे तीनों का, तो 3 2 5 1 6, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो तीनों मिलके 3 दिन में काम करेंगे, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है। औसत चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं औसत चाल निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला है, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 80 मिनट तक, है ना। अगर मान लेते हैं ये 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रही है, और आगे जो 60 मिनट है ये 60 मिनट 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है। तो हम औसत चाल कैसे निकाल सकते हैं? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, मतलब एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टाइम यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में, मतलब टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड को गुणा करेंगे टाइम से तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीड है, ये टाइम है, तो दोनों को गुणा कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 जीरो, ये डिस्टेंस आ चुका है यहाँ का।
और इसको हम गुणा करेंगे तो ये 60 का गुणा 55 से, तो एक जीरो, 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33। तो ये आ चुका है टोटल डिस्टेंस। और टोटल क्या है नीचे टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 8 6 14 और जीरो 140, मतलब ये आ जाएगा मीटर में, नीचे आ जाएगा मिनट में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जीरो जीरो 3 6 9 3 1 4 को 14 से भाग करेंगे, मतलब 140 से, तो ये कट जाएगा। तो ये जाएगा कितनी बार में, 14 तिया 42, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और यहाँ पे कितना बचा 42, 7 बचा, तो 14 पंचे 70, तो 35 मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट। ये आ चुका है एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। दो बड़े टुकड़े की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़े की लंबाई के अंतर के बराबर है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो 24 मीटर लंबे की एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो चलिए मान लेते हैं 3 टुकड़ों में विभाजित किया है, उसको मान लेते हैं XYZ। ओके, या आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है XYZ। और यहाँ पे सबसे बड़ा टुकड़ा की जो लंबाई है तो मैं मान लेता हूँ सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो टुकड़े की लंबाई है X है, ये है सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई का 3 गुना। तो सबसे छोटा मैं मान लेता हूँ, चलो इसको मान लेता हूँ सबसे छोटा। आप कुछ भी मान सकते हो अपने मन से। तो यहाँ पे मैं X को सबसे बड़ा माना हूँ, Z को सबसे छोटा। और क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ा जो टुकड़ा है X, ये है सबसे छोटा टुकड़ा का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3Z। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है दो बड़े टुकड़े की लंबाई का अंतर, दो बड़े टुकड़ा, तो सबसे छोटा तो ये हो गया, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये हो जाएगा, मतलब इसका जो अंतर है X माइनस वाई कितना है, दो छोटे टुकड़े की लंबाई के अंतर के बराबर। दो छोटे टुकड़े की लंबाई का अंतर तो y माइनस जेड का अंतर के बराबर आ जाएगा ये। उसके बाद क्या बोला है आगे, और उसके आगे बोला है, उसके आगे तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला है जो तीनों टुकड़े को विभाजित किया है 24 मीटर में, तो टोटल x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 24। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x बराबर यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं, y को उधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y, और z इधर आ जाएगा तो x प्लस जेड आ जाएगा, तो 2y आ चुका है इतना। तो यहाँ से x प्लस जेड को हम रख सकते हैं यहाँ पे x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ पे x प्लस जेड हो जाएगा 2y प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर 24, y आ जाएगा 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, तो y आ चुका है 8। तो y यहाँ पे आ चुका है 8। और क्वेश्चन में क्या क्या था, एक काम करते हैं हम यहाँ पे y रख लेंगे, तो y तो आ चुका है इतना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई, सबसे बड़ा टुकड़ा निकालना है, तो ये 8 आ चुका है। और इसके बाद y को हम यहाँ पे रख लेंगे, तो x प्लस जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, x प्लस जेड आ चुका है। अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, x बराबर 16 माइनस जेड, तो x को हम यहाँ पे रख लेंगे, तो 16 माइनस जेड बराबर 3z। तो जेड उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 4z हो जाएगा, तो 16 बराबर आ जाएगा 4z। तो जेड यहाँ से आ जाएगा 4 चौक 16, तो जेड आ चुका है 4। जेड क्या था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आ चुका है 4। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 4 रख ले तो x आ जाएगा, तो 3 चौक 12, तो x बराबर आ जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे x बराबर सॉरी जेड बराबर 4 रखे तो 3 गुना 4 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 आ चुका है x, तो सबसे बड़ा आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन में भी बोला था सबसे बड़ा जो टुकड़ा है कितना है, तो 12 आ गया आंसर। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है। तो ये बोल रहा है 1/20 जो है 10/70 का कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ पे रेशियो भी ले सकते हो, तो 0 से 0 ही काट लो सीधा। उसके बाद जब भी 1/20 शुरू जो रहेगा 1/20 जो का है, मतलब 10/70 का, तो यहाँ पे 1/70 7 आ गया, मतलब 1/7 का, तो ये हम बट्टे में लिखेंगे 1/7, और हमें प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7, जब भाग में ऊपर जाएगा तो 7/1 हो जाएगा, गुना 100, तो ये कट जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 7 गुना 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35%। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है 195 मतलब दिया है। और क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? लंबाई दिया है, तो यहाँ पे एल भाग में चले जाएगा, तो यहाँ से बी निकल जाएगा, मतलब चौड़ाई निकल जाएगा 195 को 15 से भाग कर देंगे तो 15 कम 15, 4 बचा, 15 तिया 45, 15 का मतलब 15 तिया 45, तो चौड़ाई आ चुका है 13 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे रख लेते हैं एल प्लस बी कितना है, कहाँ गया एल, अच्छा एल तो 15 है प्लस 13, तो ये आ जाएगा 5 3 8 1 1 2, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, तो आ चुका है 56 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9,862.40 में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है, सबसे पहले लिख लेते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस 10,720 और बेचा गया है मतलब सेलिंग प्राइस है 9,862.4। तो कितना का नुकसान हो रहा है? तो घटा लेंगे 10,720, ये यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इसके 0.4, 6 8 9, तो ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5, ये हो जाएगा 14 नहीं कितना 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, तो 857 का नुकसान हुआ। और क्या निकालना है? लॉस निकालना है। तो हम इसको 10,720 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये लॉस प्रतिशत आ जाएगा, मतलब हानि प्रतिशत। तो ये एक दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव हटा के नीचे एक जीरो लगा लेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो निपट जाएगा। अब हम इसको भाग करेंगे, तो 8 5 7 6 को 1072 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये तो एक बार में नहीं जाएगा, कितनी बार में जा सकता है? तो 6 से 600, 600 के आसपास 6 से भाग करेंगे तो 600 6000 के आसपास आएगा। 8000 के आसपास करने के लिए हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 से गुणा करेंगे 8000 तो आ जाएगा, 8 से 56, तो 8 से गुणा करके देखते हैं। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 सत्ते 56, 1 57 का 7 हासिल 5, 8 जीरो तो हासिल कितना था 5 था, 8 एकम 8, तो ये तो पूरा ही कट जा रहा है। तो 8% हमारा लॉस आ चुका है, मतलब हमारा नहीं क्वेश्चन का 8% लॉस आ चुका है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी, उसी संख्या का 80% कितना है? तो ये है क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एक्स मानो। तो क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का एक्स, मतलब किसी संख्या मतलब एक्स का 20%, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 20% का फ्रैक्शन में इस तरीके से होता है। और बोल रहा है 72 में जोड़ा जाए, 72 जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? वही संख्या प्राप्त होती है। तो क्या माने थे हम? एक्स माने थे, तो यही प्राप्त होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 का गुणा करेंगे उधर, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 1 36, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा x प्लस, तो ये चले जाएगा x उधर, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 360, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 नियम 36, तो x बराबर 90 आ गया। और क्वेश्चन में बोला है संख्या का 80%, तो 90 का 80%, तो ये कट जाएगा 2 जीरो से 8 टीचर 8 में 72 आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्रमशः 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाली 2 लकड़ी की छड़ें हैं। छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे 2 छड़ है, जैसे ये 57 और 399, हमें बताना है जो प्रत्येक छड़ का अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो और बोल दे अधिकतम संभव लंबाई, तो जब भी इस तरीके से हो सबसे अधिकतम सबसे लंबा, है ना, तो हम दोनों का HCF लेंगे, तो इसका HCF ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF कैसे निकाल सकते हैं? 19 या 57, ये इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 19 दूनी 19, 19 दूनी 38, एक बचा 19 एकम 19, तो 19 गुना 21 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे 19 में 3 सत्ते 21, तो 19 दिया 19 दिया, तो दोनों में 19 गुना 3 आ रहा है, तो HCF भी 19 गुना 3 आएगा, तो 19 दिया 57 HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे अधिकतम लंबाई आएगा छड़ का, तो वो हो जाएगा 57 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2।
सॉरी दोस्तों, मीटर में है। ओके, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में। तो सबसे लंबा वाला जो अधिकतम लेंथ आएगा छड़ का वो आएगा 57 मीटर। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। रमन की आय 12,000 है, वह अपनी आय का 27% बचाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। रमन की आय 12,000 है, वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितना होगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको प्रतिशत से। तो क्वेश्चन में बोला 27% बचाता है। अगर मान लो उसका इनकम है 100 रुपया, तो बचा कितना रहा है, सेविंग है, बचा रहा है 27, और उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 100 में से 27 घटा देंगे तो ये आएगा 10 में 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7। तो इतना इतना बचा रहा है और इतना खर्चा कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है आय में 20% की वृद्धि हो रही है। तो आय में वृद्धि हो रहा है 20, तो ये हो जाएगा 120 रुपया, है ना। 100 रुपया माने थे शुरू में, इसका हम 20% बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है व्यय में 15% की वृद्धि होती है, मतलब खर्चा में 15% की वृद्धि। तो खर्चा ये है, तो इसका 15% निकालेंगे तो ये आएगा 15 तिया 45 का 5 हासिल 3, नहीं 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 और 4 109। तो ये आ चुका है इतना। 2 जीरो के बाद, मतलब 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा तो 10.95। तो इसको जोड़ लेंगे 73 में तो ये आएगा 5,9.378। तो 83.95 आ जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, 5,9,3,7,1,8। तो इतना आ चुका है उसका खर्चा। अब बढ़ चुका है उसका 83.95। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ मैं। तो इसको मिटाता हूँ मैं। तो ये आ चुका है 83.95 आ चुका है उसका खर्चा। अगर यहाँ पे देखें तो शुरू में उसका, नहीं शुरू में नहीं, पैसा उसका बढ़ गया था, मतलब आय उसका बढ़ गया इतना, उसमें से खर्चा कर दिया इतना, तो बचा कितना, बचा रहा है, इसको माइनस करेंगे 120 में से 83.95 को, तो ये आएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0, ये 9 में से 3 गया, हासिल दे दिए थे उधर, तो 9 में से 3 गया 6, 11 में से 8 गया 3, तो 36.05 उसका खर्चा, सॉरी बचत आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत कितना होगा। तो बचत कितना हो रहा है, पहले इतना तो हो रहा था बचत, अब इतना, तो घटाएंगे 27, तो ये आ जाएगा 5, 0, 6 में से 7 गया, नहीं 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9, ये आ जाएगा 9.05। तो उतना सेविंग हो रहा है, कितना 9.05। तो क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपया उसका आया था। क्वेश्चन में कितना था, 12,000 था, लेकिन हमने रेशियो में लिया था 100, तो नीचे 100 गुणा करेंगे, भाग करेंगे मतलब। और हमें निकालना है सेविंग, कितना सेविंग हो रहा है उसका, मतलब बचत कितना हो रहा है, तो 9.05 से गुणा कर देंगे। तो ये 9.05, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो, ये 1 जीरो, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं 905/10। तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 एकम 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो 6 इसका गुणा करेंगे 181, तो ये आ जाएगा। आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, 6 कम 6, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, फिर भी हम पूरा करके देख लेते हैं। 6 कम 6, 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 10, तो 10,086 रुपया बचत आ रहा है उसका। तो 1,086 आ चुका है ना, 1,086 रुपया बचत आ चुका है उसका, राइट आंसर ऑप्शन 1। तो दोस्तों 1 तारीख जो 12वां महीना का जो सेकेंड शिफ्ट था, वो पूरा मैथ्स का 25 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं फिर से अलग से वीडियो बना के समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, जो होगा 1 तारीख 12वां महीना थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी दूसरा वीडियो अपलोड हो, मतलब अगला वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।